आज यूएसए और रशिया दुनिया के दो सुपर पावर्स भारत के लिए एक टग ऑफ वॉर कर रहे हैं। ये दोनों भी देश इंडिया के साथ अपनी दोस्ती और गहरी करना चाहते हैं। दोनों लगे में वो देखो ना खुद आया था। इनफैक्ट इंडिया आज की तारीख में बाकी देशों का भी एक फेवरेट डिप्लोमेटिक डेजिग्नेशन बन चुका है। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और यूएस जिसकी आइडियोलॉजी पहले काफी प्रो पाकिस्तान हुआ करती थी और एंटी इंडिया भी, आज वो सामने से इंडिया को फ्रेंडशिप प्रपोजल्स भेज रहे हैं। For multiple decades, Western countries did not supply weapons to India. We want to be the partner just for India. Well, पर आखिर क्यों? क्योंकि आज के तारीख में नए जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड यानी इंडो पैसिफिक का सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत है। India is an essential partner for us in realizing our shared vision of a free and open Indo-Pacific. अब दूसरी ओर रशिया और इंडिया के टाइज तो काफी अच्छे हैं, लेकिन आज की तारीख में रशिया की स्थिति ऐसी है कि दो ही लोग हैं जिससे रशिया कभी भी रूठना अफोर्ड नहीं कर सकता। एक है चाइना के शी जिनपिंग और दूसरे भारत के नरेंद्र मोदी। If there were two people on the planet that Vladimir Putin did not want to get the cold shoulder from or doesn't want to in general, it's Xi Jinping and Narendra Modi. इनफैक्ट पुतिन की और नरेंद्र मोदी की तो पर्सनली भी काफी गहरी दोस्ती है और ये दोस्ती इसी क्लिप से झलकती है जहां पर 50 मिनट के डिनर को 3.25 घंटे तक खींच लिया। कितना टाइम देंगे वो? बोले साहब ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट। दोनों बैठे, बातें शुरू हुई साहब और आप हैरान हो जाएंगे, जो 50 मिनट का टाइम तय हुआ था, मैं करीब सुबह 3:45 बजे होटल वापस आया। अमेजिंग, राइट? लेकिन ये दोस्ती भी कोई आज की नहीं है। एज यू ऑल नो, रशिया और इंडिया ऑल वेदर फ्रेंड्स रह चुके हैं। सो सबको पता है कि 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। इनफैक्ट उनके 93,000 सोल्जर्स को भी इंडिया ने कैदी बना लिया। बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उस जंग में यूएस के ट्रैप से इंडिया को रशिया ने ही बाहर निकाला था। अब वॉर के दौरान पाकिस्तान के उस टाइम के गुड फ्रेंड ने इंडिया पर न्यूक्लियर हमला करने का फैसला कर लिया। इनफैक्ट यूएस की न्यूक्लियर मिसाइल बे ऑफ बंगाल के रास्ते इंडिया की तरफ बढ़ने भी लग गई थी और उसी वक्त पीछे से आकर रशियन नेवी ने यूएस को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से फाइनली यूएसए को जंग से पीछे हटना पड़ा क्योंकि यूएसए को लगा मामला एस्केलेट हो जाए। अब रशिया के इस मूव से इंडिया को डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस मिला एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने एक ट्रीटी भी साइन की थी जिसमें रशिया ने इंडिया को एश्योर किया था कि वो कभी भी इंडिया की सिक्योरिटी पर आंच नहीं आने देगा। और वेल, यही 1971 का वॉर इसका बेस्ट एग्जांपल है। इनफैक्ट अगर गौर से सोचा जाए तो ऐसा हो सकता था कि आज कश्मीर, गोवा, दमन और दीव इंडिया के पास होते ही नहीं अगर रशिया ने यूएन में अपने वीटो पावर का यूज करके इन रीजन्स को इंटरनेशनलाइज या सिंपली इंडिया से सेपरेट होने से रोका ना होता। बिकॉज़ एज यू नो, यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स में से अगर एक ने भी वीटो पावर यूज किया तो कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता और रशिया ने इंडिया के सपोर्ट में यूज किया था। इनफैक्ट इतिहास में जब भी कोई एंटी इंडिया रेजोल्यूशंस उठे हैं तो रशिया ने हमेशा उनको वीटो ही किया है एंड दिस मेक्स इंडिया फील कि रशिया इज ट्रूली एन ऑल वेदर फ्रेंड। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने सोचा है कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज ऐसी कॉन्फिडेंशियल डेटा या कॉन्वर्सेशंस शेयर कैसे करती होगी? क्या प्रेसिडेंट्स का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप होता होगा? वेल, व्हाट्सएप ग्रुप और चैट का तो पता नहीं, बट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त मेल्स एनक्रिप्ट जरूर किए जाते हैं और एक प्राइवेट की को यूज करके डिक्रिप्ट किया जाता है। अब वैसे तो इस प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है क्योंकि ये काफी बड़े स्केल पर हो रहा है, पर अगर मैं हम जैसों की बात करूं तो हमारे सेलफोन्स भी सेम टेक्निक को ही यूज करते हैं। आपने कोई भी न्यू चैट चालू होने से पहले व्हाट्सएप पे वो येलो कलर में लिखा हुआ एनक्रिप्शन वाला मैसेज तो देखा ही होगा, बट ऑनलाइन फाइल्स शेयर करने में, क्योंकि आप और मेरे जैसे लोग रोजाना करते हैं, हमारी जानें निकल जाती है क्योंकि इतना वक्त लगता है और इसके लिए आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो और इसीलिए वंडर शेयर लाया है मोबाइल ट्रांस। ये एप्लीकेशन एकदम इजी टू यूज है और सिक्योर है जो 18+ फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। इस ऐप पर आप अपने व्हाट्सएप का डेटा बैकअप या फिर म्यूजिक प्लेलिस्ट भी ट्रांसफर कर सकते हो इजीली और फास्ट। इसके लिए आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और सिलेक्ट द ओल्ड और न्यू डिवाइस, स्कैन द अदर फोन टू पेयर, सिलेक्ट द फाइल्स दैट यू वांट टू ट्रांसफर एंड डन। ये ट्रांसफर एंड्रॉइड और iOS के बीच भी हो सकता है, वो भी कुछ सेकंड्स में। तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, डाउनलोड करो मोबाइल ट्रांस और पाओ 40% ऑफ ऑन आवर ब्लैक फ्राइडे सेल।
एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। इंडिया और रशिया के बीच अब एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है और इसी वफादारी को इंडिया भी चुकाता है रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करके रशिया को बिजनेस देकर। इंडिया के ऑलमोस्ट 50% डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया से ही आते हैं। और मजे की बात तो यह है, जब यूएस ने इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने से मना किया था तो इंडिया ने कम करने की जगह पर उल्टा इंपोर्ट्स और बढ़ा दिए। बट हाँ, जब बात यूक्रेन वॉर पर आई तो मोदी जी ने अपना पॉइंट भी साफ साफ पुतिन के सामने रख दिया। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की। उन्होंने पुतिन को ये क्लियरली कहा, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पुतिन ने भी बिना हिचकिचाए ये एडमिट किया कि इंडिया के कंसर्न्स वो समझ सकते हैं और उस पर काम भी करेंगे। It is not very good news. I know about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. So clearly इन वार्तालाप से इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस रशिया के साथ दिखते हैं। अब दूसरे तरफ यूएसए में अंडरस्टैंडिंग कैसे इंप्रूव हुई इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ताकि हम ये जान सके कि इस पॉइंट पे यूएसए को सपोर्ट करना या रशिया को सपोर्ट करना इंडिया के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। सो जैसे आप सभी जानते हो, यूएस के साथ इंडिया की अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी कि वो इस इंडो पैसिफिक रीजन को एशिया पैसिफिक बोलते थे, सिर्फ ताकि इंडो ये नाम से वो उसे रेफर ना कर सके। I repeat, will not come at the expense of the Asia Pacific. इसके अलावा अगर वहीं पर हम 1971 की बात करें तो ये था यूएस का बैटलफील्ड और यहां से यूएस ने भेजी थी अपनी नेवी, जिसके साथ था उस टाइम का सबसे खतरनाक 75,000 टन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जो बाय द वे इंडिया के विक्रांत से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा पावरफुल था। इसके अलावा आ रही थी ब्रिटेन की नेवी वेस्ट से इंडिया को ब्लॉक करने के लिए। एंड इन द मीनवाइल यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन ने चाइना को कहा था कि वो भी नॉर्थ से इंडिया पर अटैक करे, जिससे इंडिया चारों तरफ से घिर जाए। अब इंडिया का नसीब उस वक्त अच्छा था कि चाइना ने निक्सन की बात नहीं मानी, और क्यों नहीं मानी उस वक्त उसका एग्जैक्ट रीजन हमें पता नहीं, बट इससे इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि यूएस का फोकस बांग्लादेश पर कम और इंडिया की तरफ ज्यादा था। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि वर्ल्ड वॉर 3 तक की नौबत आ गई थी, और ऐसा खुद इंदिरा गांधी ने कहा था। और आगे मैटर कैसे अनफोल्ड हुआ उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इनफैक्ट अगर रीसेंट केस की बात करें तो 2016 में जब इंडियन मिलिट्री कैंप पर उरी अटैक हुआ था, तब भी यूएस स्टेट स्पोक्सपर्सन ने अटैक में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरीके से नकार दिया था। एंड एज वी ऑल नो, सारे एविडेंसेस पाकिस्तान के खिलाफ थे, लेकिन यूएस ने फिर भी सपोर्ट किया। सो ये सारे एपिसोड्स में इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि यूएस किस हद तक जा सकता है रशिया और उनके एलाइज को काउंटर करने के लिए। और इंडिया की तरफ रशिया का हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रहा है, इसके पीछे का भी रीजन आपको मालूम होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था टाइटल्ड व्हाई रशिया इज इंडियाज वर्स्ट एनिमी करके। उसमें मैंने बताया था कि रशिया इंडिया को क्यों इतना सपोर्ट करता है, क्योंकि केजीबी की फंडिंग यहाँ पे आ रही थी और इंडिया को एक सोशलिस्ट नेशन बनाने की कोशिश की जा रही थी, और उसमें इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थी। तो उस टाइम से ही रशिया का सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया के साथ डेवलप हो गया, एंड एज अ रिजल्ट पाकिस्तान का हार्श कॉर्नर इंडिया के खिलाफ अलाइन कर दिया। इनफैक्ट यही वजह है कि इंडिया इन दो सुपर पावर्स की आइडियोलॉजीज के बीच में पिस रहा है। अगर वो एक सुपर पावर की आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ने लगता है या उसके साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है, तो दूसरा सुपर पावर नाराज हो जाता है और दिखाने लगता है कि भाई उनसे पंगा लेने का नतीजा क्या है। लेकिन आज के तारीख में यूएस की बोली फिर भी बदल गई। अब यूएस इंडिया से बदला निकालने के बजाय उसके तेवर बदल गए। एक्चुअली यूएस अब ये बखूबी जानता है कि एशिया में चाइना उसका कॉम्पिटिटर है और रशिया एक थ्रेट है। ऐसे में थर्ड बिगेस्ट कंट्री इंडिया को अपनी तरफ करना उसके लिए बहुत ही बड़ी जरूरत है, और इंडिया को डोमिनेट करके ये तो होने से रहा। वेल फ्रेंड्स, यू विल बी शॉक्ड टू नो पिछले 10 सालों में यूएस और इंडिया के बीच सिर्फ यही एक बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट साइन हुआ था, लेकिन अब सडनली यूएस का पूरा फोकस बस इंडिया के ही डिफेंस मार्केट पर आ गया है। सो आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया ने ग्रेजुअली अपने डिफेंस इंपोर्ट्स को रिड्यूस और डाइवर्सिफाई करने का प्लान बनाया। इनफैक्ट अब तक 310 वेपन्स के इंपोर्ट्स को इंडिया ऑलरेडी बैन कर चुका है। अब इस मूव ने यूएसए के लिए 2 विंडोज खोल दी, एक जिससे वो जॉइंट प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के थ्रू इंडियन मार्केट में अपनी जगह और इंडिया के साथ दोस्ती दोनों पक्की कर सकता है, और दूसरी जिससे वो रशिया को ग्रेजुअली इंडियन मार्केट से बाहर कर सकता है, देयरबाय कटिंग इट्स
its competition. इसके अलावा एक और ऐतिहासिक कदम है इंडिया का जियो स्पेशियल पैक्ट साइन करना. So यूएसए के 4 सबसे सिग्निफिकेंट डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, जो माइंड यू यूएस सिर्फ उन स्पेशल कंट्रीज के साथ साइन करता है जिनके साथ वो अपनी मिलिट्री इंफॉर्मेशन, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी सब कुछ शेयर करना चाहता है. अब अगर इकोनॉमिकली देखें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएसए की 200 बिग मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में शिफ्ट करने का प्लान बना चुकी है. और तो और कोका कोला, जेपी मॉर्गन और डिस्कवरी जैसी इतनी सारी कंपनीज तो ऑलरेडी इंडिया में सेट भी हो चुकी है. अब रही बात जियोपॉलिटिक्स की, तो यूएस ने इंडिया को अपने ब्लू डॉट नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन भी भेज दिया. अब ये नेटवर्क एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो एक्सक्लूसिवली अफ्रीका से साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडो पैसिफिक रीजन में ऑपरेट करता है, मेनली चाइना के बीआरआई को टक्कर देने के लिए. सो यूएस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यही इंडो पैसिफिक आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स का नया प्लेग्राउंड बन गया, जिसके बीचों बीच एकदम वॉर्टेक्स में आता है हमारा भारत. अब गाइस सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि इंडो पैसिफिक में सारी ग्लोबल पावर्स का ध्यान यहाँ पर अटक गया है. वेल, ये वेब देख रहे हो, ये चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट है जिसने पूरे रीजन को बहुत स्ट्रेटेजिकली एक मुट्ठी में जकड़ लिया है. अब देखो चाइना के ईस्ट की तरफ इस हाइपोथेटिकल लाइन का नाम है 9 डैश लाइन, जिसके अंदर आने वाले सारे आइलैंड्स को चाइना अपना क्लेम करता है अंडर इट्स एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजी. और इस वजह से यूएसए इज वेरी कंसर्न्ड. और यही रीजन भी है कि आज के तारीख में यूएस की 60% नेवी इंडो पैसिफिक में तैनात है. और क्वाड, ऑकुस जैसे ग्रुप्स भी स्पेसिफिकली चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाए जा रहे हैं. अगेन आई रिपीट, सबकी नजर इंडो पैसिफिक में ही है ऑन अ ग्लोबल लेवल. इसके पीछे एक और एक रीजन भी है. वर्ल्ड का 80% ट्रेड मैरीटाइम यानी पानी के रास्ते से ही होता है, और हर 5 में से 3 शिप्स नेसेसरीली इंडो पैसिफिक से होते हुए ही जाती हैं. सो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ये एरिया कितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है. अब इस सब के बीच में इंडिया कहां पर स्टैंड करता है? वेल, क्या आपको पता है इस एरिया में इंडिया की सेंट्रल लोकेशन को देखते हुए जापान के एक्स प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने इसका नाम इंडो पैसिफिक रख दिया था. और इंटरेस्टिंगली आज अगर आप उन्हीं यूएस ऑफिशियल्स के इंटरव्यूज देखोगे तो वो भी इंडिया के गुड बुक्स में आने के लिए इंडो पैसिफिक टर्म को ही यूज कर रहे हैं. नाउ गोइंग बैक टू इंडिया, एक पेनिनसुलर कंट्री होने के कारण हमारी काफी लॉन्ग कोस्टलाइन है, व्हिच इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि इस कोस्टलाइन की वजह से आज इंडिया इतने सारे पोर्ट्स का घर बन गया है जो नेचुरली इंडिया को यूरोप, मिडिल ईस्ट और पैसिफिक के बीच का बेस्ट मिडिल स्पॉट बनाता है. इसके अलावा आईएचएस की रिपोर्ट तो ये तक कह रही है कि इंडिया अगले 8 सालों के अंदर जापान को इकोनॉमिकली पीछे छोड़ने वाला है. एंड ऑनेस्टली जिस स्पीड से इंडिया में कंपनी सेटअप हो रही है, ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है. और इसीलिए इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंडिया का इन्फ्लुएंस इस रीजन में इतना स्ट्रांग होते जा रहा है कि खुद ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने इंडिया को इंडो पैसिफिक का नेचुरल लीडर ठहरा दिया. इनफैक्ट कार्नेगी रिपोर्ट का भी यही कहना है, इंडो पैसिफिक के आइलैंड नेशंस भी इंडिया को ही एक पोटेंशियल लीडर के तौर पर रिकॉग्नाइज करने लगे हैं. अब फ्रेंड्स अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो एशिया के 3 मेन पावर्स है, चाइना, जापान और इंडिया. और हम सभी जानते हैं कि चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है जो उसे ऑटोमेटिकली एक कम रिलायबल पार्टनर बना लेता है. अब बचा जापान, जहां के लोगों की एवरेज एज ही 50 इयर्स है, प्लस पॉपुलेशन इंडिया के सामने काफी कम है. हेंस इकोनॉमिकली देखें तो जापान एक बड़ा मार्केट नहीं है. और इसीलिए यही 2 डीज, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी, इंडिया को इस रीजन का एक नेचुरल प्रेफर्ड चॉइस बनाते हैं. और इसीलिए अगर आप देखोगे तो आज इंडिया के साथ सिर्फ इंडो पैसिफिक ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं. सीधी सी बात है, जियोपॉलिटिक्स में चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है. और इसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया, अगर आपको देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हो या फिर YouTube पे सिर्फ टाइप कर सकते हो, व्हाई एवरी कंट्री वांट्स टू बी अ फ्रेंड ऑफ इंडिया. सो या फ्रेंड्स, जस्ट टू कंक्लूड, इंडिया फॉरेन रिलेशंस में जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पर आ रहा है. एंड इट इज वेरी एक्साइटिंग टू सी इंडिया के लिए आगे आगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अनफोल्ड होने वाले. सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना. गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सको. सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स. टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. जय हिंद. तो अमेरिका में कहता हूँ कि दोबारा पैदा होकर भी आके इंडिया के साथ बोले ना मेरे साथ दोस्ती कर, तो कभी उस लेवल की दोस्ती ना हो कि उस दोस्ती से और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए.